Hello everyone, this is Satyam Upadhyay and I welcome to all of you in my YouTube channel दुर्गम विज्ञान संस्थान। लास्ट लेक्चर में हमने प्रॉब्लम नंबर 31 तक इस पेपर को डिस्कस कर लिया था। ये जो पेपर हम डिस्कस कर रहे थे वो पीजीटी 2021 अगस्त में जो एग्जामिनेशन हुआ था उसका सॉल्यूशन देख रहे थे। ओके, तो 31 तक हमने सॉल्यूशन को देख लिया था। आई होप आप सबने अच्छे से जो भी फॉर्मूलाज यूज़ हुए हैं वहाँ पे उनको मेमोराइज़ किया होगा और जो कॉन्सेप्ट इम्पोर्टेंट था वो भी आपने मेमोराइज़ कर लिया होगा। अब हम प्रॉब्लम नंबर 32 देखते हैं कि क्या है। ये जो पेपर में प्रॉब्लम नंबर 32 दिया था वो कह रहा है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम यू ऑफ ए स्ट्रेंड वायर इज। ओके, तो एक डेरिवेशन होता है जो डेरिवेशन हम 12th की फिजिक्स में ड्राइव करते हैं। ओके, तो ये डेरिवेशन हमारा जो आता है वो आता है u इज इक्वल्स टू हाफ मल्टीप्लाई बाई स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन। ये डेरिवेशन आता है तो डायरेक्टली जो ऑप्शन सी था वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। डायरेक्टली डेरिवेशन पूछा है और डेरिवेशन का जो रिजल्ट है वो आपको मेमोराइज हो जाता है। बहुत ही इजी फॉर्मूला रहता है ये। ओके, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, प्रॉब्लम नंबर 33। प्रॉब्लम का स्टेटमेंट में कह रहा है टू लेंसेज हैव डिस्पर्सिव पावर्स इन रेशियो 2:3। These glasses are used to make achromatic lens of focal length 20 cm. The value of focal length of two lenses are। ओके, तो हम लोग टू लेंसेज को यूज़ कर रहे हैं जिनकी डिस्पर्सिव पावर का रेशियो दे रखा है और साथ ही साथ इनमें से एक लेंस का हमें फोकल जो लेंस हमने बनाया है उसका फोकल लेंथ दे रखा है। दो ग्लासेस को यूज़ करके हमें उन दो ग्लासेस का सेपरेटली फोकल लेंथ बताना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, आइए वन बाय वन देखते हैं। यहाँ 4 ऑप्शंस दे रखे हैं और इनमें से देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। सॉल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। सबसे पहले कंडीशन ऑफ ए क्रोमेटिज्म। ओके, तो ये कंडीशन होती है फोकल लेंथ ऑफ वन ग्लास एंड फोकल लेंथ ऑफ सेकंड ग्लास दोनों का रेशियो इज इक्वल्स टू डिस्पर्सिव पावर ऑफ द ग्लासेस। ओके, और नेगेटिव साइन भी रहता है। हमें यहाँ पे दे रखा है ω1 बाई ω2 दे रखा है और ये दे रखा था 2:3। तो डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे ये वैल्यू और F1 को RHS में ले आएंगे। RHS में ला के हमने 1/F2 यहाँ पे फाइंड आउट कर लेना है। इस इक्वेशन को हम इक्वेशन 1 कह देते हैं। अब फोकल लेंथ ऑफ ए कॉम्बिनेशन का एक फॉर्मूला होता है इफ़ द टू लेंसेज आर इन कॉन्टैक्ट। तो फोकल लेंथ इस तरीके से लिखते हैं 1/F जो फाइनल लेंस होगा उसका फोकल लेंथ और पहले लेंस का और फिर सेकंड लेंस का। ये 1 है, वो थोड़ा मिस्टेक हो गया था इसलिए 1/F2 लिखा हुआ है। ओके, तो यहाँ से हम लोग हमें ये दे ही रखा था, F दे रखा था 20 एंड F1 फाइंड आउट कर लेंगे। अभी देखते हैं कैसे फाइंड आउट करना है। यहाँ देखिए हमने 1/F2 ऊपर फाइंड आउट किया है। यहाँ डायरेक्टली पुट करेंगे तो इससे फ़ायदा ये होगा कि जो इक्वेशन होगा वो एक वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगा। जब एक वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगा बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट हैं तो हम इजीली इस वेरिएबल का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ से इस वेरिएबल का वैल्यू फाइंड आउट किया और कैलकुलेशंस के बाद F1 का जो वैल्यू मिला हमें वो 6.67 सेंटीमीटर मिला। अब हमें ये F1 तो फाइंड आउट हो चुका, अब हम F1 का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो हमें F2 भी मिल जाएगा। तो आइए पुट करते हैं। जब हम F2 का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो -10 सेंटीमीटर F1 का वैल्यू जो पुट करेंगे तो F2 हमें -10 सेंटीमीटर मिल जाएगा। ये दोनों वैल्यूज़ हमें ऑप्शन सी में दे रखी हैं। तो जो सही आंसर हो जाएगा
वो ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके, तो अब नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। ये प्रॉब्लम हमें कह रहा है ए कैपेसिटर विद एयर बिटवीन इट्स प्लेट्स हैज़ ए कैपेसिटेंस ऑफ 8 माइक्रोफैराड। Its capacitance on introducing a dielectric with dielectric constant 6 between its plate is। ओके, तो हम जानते हैं कि जब हम कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करते हैं तो उसका जो कैपेसिटेंस होता है वो इंक्रीज हो जाता है। ओके, कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाने का मतलब है जो चार्ज को होल्ड कर सकता है वो और ज़्यादा चार्ज को अब अपने ऊपर होल्ड कर सकता है। इसी को हम लोग इसीलिए कैपेसिटर का यूज़ करते हैं। ओके, तो ऑप्शंस दे रखे हैं यहाँ पे, आप सभी देख सकते हैं। इन सब में जो कैपेसिटेंस है वो इंक्रीज़ हुआ है, कहीं भी डिक्रीज़ नहीं हुआ है। अगर कहीं डिक्रीज़ होता दिख रहा होता तो हम क्या करते कि उस ऑप्शन को हटा देते, वो सही नहीं हो सकता था। हाँ, अगर यहाँ कुछ पैरामीटर्स चेंज होते तो वो सही हो सकता था। तो आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। इनिशियल कैपेसिटेंस, सबसे पहले हमने प्लेट्स ड्रॉ की। प्लेट का जो सरफेस एरिया है वो उसको हमने ए कंसीडर कर लिया और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो डी ले लिया। साथ ही साथ एप्सिलॉन नॉट दे ही रखा है। ओके, वैक्यूम में, वैक्यूम की बात हो रही है यहाँ पे, इसलिए हमने एप्सिलॉन नॉट यूज़ किया है। अगर वैक्यूम नहीं होता तो एप्सिलॉन यूज़ करते। इनिशियल कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला होता है फॉर टू प्लेट्स कैपेसिटर, ओके, तो ये होता है ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई डी। आफ्टर व्हेन वी इंसर्ट ए डाइलेक्ट्रिक प्लेट बिटवीन दीज टू कैपेसिटर, तो हम लोगों को जो फाइनल कैपेसिटेंस मिलेगा उसमें एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाएगा न्यूमरेटर में। ओके, तो हमने एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के को मल्टीप्लाई करवा दिया। करवाने के बाद हमें ये फॉर्म मिल जाएगा। अब हम देख सकते हैं क्लियरली, अगर हम इस इक्वेशन को और इसको डिवाइड करवा दें तो ये फॉर्म मिल जाएगा, सी फाइनल इज इक्वल्स टू डाइलेक्ट्रिक और मल्टीप्लाइड बाई सी इनिशियल। तो हमें के भी दे रखा है, सी इनिशियल भी दे रखा है, तो दोनों का वैल्यू पुट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 8 जा 48 माइक्रोफैरड हमें फाइनल कैपेसिटेंस का वैल्यू मिल जाएगा। और ये 48 हमें ऑप्शन ए में दे रखा था, तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट 45 क्वेश्चन नंबर। ये क्वेश्चन नंबर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है और हमेशा ही पूछा जाता रहता है। एक ये थर्मोडायनेमिक्स का व्हाट इज़ द इन्वर्जन टेम्परेचर, एंड एक और है जिसे क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं फॉर वान डेर वाल गैस। ओके, ये भी वान डेर वाल गैस के लिए ही होता है, वो भी वान डेर वाल गैस के लिए ही होता है। तो वैसे तो आप सभी को याद होगा कि जो आंसर आता है वो डी आता है इसका, 2a डिवाइडेड बाई RV। ओके, तो सबसे पहले जनरल फॉर्म देख लेते हैं ऑफ वान डेर वाल गैस, T इज इक्वल्स टू दिस। इसका सॉल्यूशन मैंने बना रखा है यहाँ पे। ये डेफिनेशन होता है इन्वर्जन टेम्परेचर का। सॉल्यूशन यहाँ डिस्कस करेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, बाकी आप लोग एक बार देख लेंगे, आप लोगों को हेल्प हो जाए कि कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ ये सॉल्यूशन लिख रखा है। ओके, तो यहाँ पे देख लेते हैं एक बार थोड़ा सा। आप यहाँ देखिए, सबसे पहले हमने वान डेर वाल इक्वेशन लिखा, यही होता है RT, R मैं अभी यहाँ ले गया हूँ, RT इज इक्वल्स टू P प्लस A बाई बी स्क्वायर B माइनस वी। ओके, तो R यहाँ पे आ गया है। इसीलिए अब हम देखते हैं इन्वर्जन टेम्परेचर को जब हम डिफाइन करते हैं तो इस तरीके से डिफाइन करते हैं। टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन इज इक्वल्स टू वॉल्यूम मल्टीप्लाई डेल T ओवर डेल V एट कांस्टेंट प्रेशर। जो इन्वर्जन टेम्परेचर होता है उस पर क्या होता है, प्रेशर कांस्टेंट हो जाता है। ओके, तो ये वान डेर वाल इक्वेशन यहाँ पे लिख रखी है, यहाँ पे मैंने डायरेक्ट लिख दी थी इसीलिए मैंने यहाँ पे लिख दी है। काफ़ी लोगों को कन्फ्यूज़न हो जाएगा कि ये कहाँ से वान डेर वाल इक्वेशन आ गई, तो यही फॉर्म है, सेम फॉर्म, बस R को RHS में ले गए हैं। नेक्स्ट, ये फार्मूला जब हम इस इक्वेशन में अप्लाई करेंगे तो हमें ये फाइंड आउट होगा, जब डिफरेंशिएशन करेंगे टेम्परेचर का डिफरेंशिएशन करना है वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में, कीपिंग
पी कांस्टेंट, ओके, पी को कांस्टेंट रखना है। अब यहाँ से देखते हैं, यहाँ से हमने डेफिनेशन लिखा, उसके अकॉर्डिंग सेटलमेंट किया टर्म्स का, और आराम से अपने इक्वेशंस बनाते गए, उसके बाद सॉल्यूशन फाइंड आउट किया, और ये जो सॉल्यूशन मिलेगा हमें, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये प्रेशर, फाइनली प्रेशर जो हमको मिलेगा वो ये मिल जाएगा। और हम जानते हैं कि प्रेशर कांस्टेंट होता है, पर यहाँ पे इन्वर्जन टेम्परेचर पे प्रेशर कांस्टेंट है, और साथ ही साथ प्रेशर को जीरो पुट कर रहे हैं। जब जीरो पुट करेंगे तो मिनिमम इन्वर्जन टेम्परेचर एंड मैक्सिमम इन्वर्जन टेम्परेचर हमें मिल जाएगा। आज तक आपने इन्वर्जन टेम्परेचर सुना होगा, पर मिनिमम एंड मैक्सिमम कभी नहीं सुना होगा। तो हम लोग जो यूज़ करते हैं हमेशा, जो हमने पढ़ रखा है, वो मैक्सिमम इन्वर्जन टेम्परेचर है, एंड जो हम लोग अभी रिसेंटली हमने अभी देखा है वो मिनिमम इन्वर्जन टेम्परेचर है। ओके, तो ये भी कहीं ना कहीं पूछा जा सकता है, इसीलिए आप इसे भी एक बार देख लीजिए कि मिनिमम इन्वर्जन टेम्परेचर क्या होता है और मैक्सिमम क्या होता है। तो मैक्सिमम पूछा था तो डी में दे रखा था, तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे क्रिटिकल टेम्परेचर भी लिख रखा है मैंने कि क्या होता है, और साथ ही साथ ये वैल्यू यहाँ पे कांस्टेंट आती है ऑलवेज 6.75। ओके, तो ये हमारे 35 क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया, और इसका जो राइट ऑप्शन था वो डी था। ओके, तो आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है 36 प्रॉब्लम नंबर। देखिए यहाँ पे एक्सरे का फिर से एक क्वेश्चन आ गया है, और मैंने पहले भी आपको कहा था कि एक्सरे इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से आपको हर एक एग्ज़ाम में 2 या 3, 1 या 2, 3, हमेशा 2 तो कंपलसरी रहता ही है। एक्सरे से 2 क्वेश्चन आना ही आना है पीजीटी में। ओके, तो एक्सरे ज़्यादा नहीं है, 2-3 पेज है, आप कहीं से भी पढ़ लेंगे। और टेलीग्राम ग्रुप में मैंने हैंडबुक ऑफ फिजिक्स भेज ही दिया है, आप वहाँ से भी पढ़ लेंगे। उसमें भी एक्सरे काफ़ी अच्छे से लिखा हुआ है, वहाँ से एक बार पढ़ लेंगे उसको, तो आपको ये सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं सॉल्यूशन इसका क्या है। The wavelength of k alpha X-ray line of an element of atomic number Z is equal to 11 is lambda। ओके, तो k अल्फा लाइन का वेवलेंथ दे रखा है लैम्डा, और उसका एटॉमिक नंबर दे रखा है जिस टारगेट के थ्रू एक्सरे इमिट हो रही है। ओके, तो 11 है उसका। द वेवलेंथ ऑफ k alpha X-ray line of another element of atomic number Z is 4 lambda, then Z is, तो Z फाइंड करवा रहा है जब जो X-ray अनदर मटेरियल से, अनदर एटॉमिक नंबर के मटेरियल से इमिट होगी, तो उसका वेवलेंथ 4 लैम्डा होगा। ओके, तो पहला तो हमारा 11 हो गया, और आप सभी जानते हैं 11 कौन से एलिमेंट का एटॉमिक नंबर होता है, सोडियम होता है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग सोडियम यूज़ कर रहे हैं पहले, इसके बाद देखते हैं हम क्या यूज़ करते हैं। आइए सॉल्यूशन देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। वेवलेंथ ऑफ ए एक्सरे जो फॉर्मूला होता है वो इस फॉर्म में लिख सकते हैं। आर इज़ द रिडवर्क कांस्टेंट, सिग्मा इज़ द स्क्रीनिंग कांस्टेंट। ओके, 1 लैम्डा इज इक्वल्स टू आर जेड माइनस सिग्मा होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ओके, सिग्मा तो स्क्रीन कांस्टेंट ही है। के अल्फा लाइन दैट इज n2 2 होगा एंड n1 1 होगा। जब ट्रांजिशन होगा तो क्या होगा, जो आउटर मोस्ट इनर सेल्स हैं उन सेल से जो इलेक्ट्रॉन इनर सेल्स में आएगा, मतलब फॉर एग्जांपल एल सेल में इलेक्ट्रॉन है वो जंप करेगा के सेल में। ओके, तो जब के सेल में जंप करेगा तो यही के अल्फा लाइन है। अगर एम सेल से के सेल में जंप कर रहा है तो वो के बीटा लाइन हो जाएगी। ओके, तो इसी तरीके से हम लोग डिनोट करते हैं के अल्फा, के बीटा, के गामा। ओके, के एल एम एन, एन से जंप करेगा के में तो के गामा लाइन हो जाएगी। ओके, तो ये ट्रांजिशंस के लिए हम लोग देखते हैं, बुक में दे रखा है, आप लोग एक बार देख लेंगे, और अगर समझ में नहीं आएगा तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता देंगे, मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा, एक्सरे, व्हाट इज़ द एक्सरे एंड हाउ वी कैन प्रोड्यूस इट। ओके, तो अब हम यहाँ से देख लेते हैं, हमें केवल और केवल डिपेंडेंस का ज़रूरत है, बाकी सारे कांस्टेंट का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोनों ही केस में के अल्फा लाइन दे रखा है, तो ये कांस्टेंट हो जाएगा। रिडवर्क कांस्टेंट पहले से ही एक कांस्टेंट है,
ओनली वी नीड जेड माइनस सिग्मा होल स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से हम लोग देख लेते हैं व्हाट इज द डिपेंडेंस ऑफ लैम्डा ऑन एटॉमिक नंबर। ओके, तो 1 अपॉन लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड माइनस सिग्मा होल स्क्वायर। अब सिग्मा स्क्रीनिंग कांस्टेंट है, इसकी कुछ कांस्टेंट वैल्यूज़ होती हैं, वो मैंने लिख रखी हैं, ज़्यादा आपको यूज़ नहीं करनी पड़ेंगी। कभी कभी एम सीरीज़ तक पूछ लेते हैं तो इसीलिए लिख रखी हैं। सिग्मा इज़ 1 फॉर के सीरीज़, ऑल्सो सिग्मा इज़ 7.4 फॉर एल सीरीज़ एंड सिग्मा इज़ 19.2 फॉर एम सीरीज़। अब आप लोग जाएंगे जब हैंडबुक ऑफ फिजिक्स पढ़ेंगे तो उसमें वी यूज़ कर रखा है सिग्मा की जगह, वो भी स्क्रीनिंग कांस्टेंट ही है, उसकी वैल्यूज़ सेम ही होंगी। ओके, तो हम लोग अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग इस फॉर्मूला को रिड्यूस कर लेते हैं। λ1 डिवाइड बाई λ2 इस तरीके से लिख लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं λ1 तो लैम्डा ही है, λ2 4 लैम्डा दे रखा था, Z1 11 पुट किया और सिग्मा का वैल्यू पुट किया। ऊपर जो न्यूमरेटर है उसमें हमें फाइंड आउट करना है Z2 का वैल्यू, तो Z2 माइनस सिग्मा ऐसे ही रहने दिया। ओके, यहाँ से आप देखिएगा जब 11 माइनस 1 होगा तो यहाँ 10 बचेगा और उसका स्क्वायर होगा, यहाँ से 1/4 आएगा। अब हम क्या करेंगे कि टर्म्स को इधर उधर दौड़ाएंगे, बस यही करना है, बाकी कैलकुलेटिव पार्ट है ये। अब Z2 माइनस 1 होल स्क्वायर हमें 100 डिवाइड बाई 4 मिल जाएगा। यहाँ से जब और देखेंगे तो हम यहाँ से ये 25 मिल जाएगा। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक मुझे लग रहा है, नहीं मिस्टेक नहीं है, 4 2 ज़ा 8 एंड 4 5 ज़ा 20। ओके, इट इज़ करेक्ट। थोड़ा सा मिस्टेक यहाँ पे हो गया है, नहीं मिस्टेक नहीं है। Z2 माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25। अब ये दोनों तरफ हम लोग स्क्वायर रूट ले लेंगे तो 25 का स्क्वायर रूट जो है वो 5 आएगा एंड यहाँ Z2 माइनस 1 हो जाएगा। Z2 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 5। ओके, और हमारा जो आंसर आ जाएगा वो 6 आ जाएगा। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है कि हमारा आंसर 6, अब आप लोग बोलेंगे कि हम स्क्वायर रूट ले रहे हैं तो एक तरफ प्लस यूज़ करें एक तरफ, तो ऐसा नहीं करना है। अगर हम एक तरफ प्लस यूज़ करें, क्योंकि दोनों तरफ का स्क्वायर रूट ले रहे हैं ना, तो अगर एक तरफ प्लस यूज़ कर रहे हैं तो दूसरी तरफ भी प्लस ही यूज़ करेंगे। अगर एक तरफ माइनस यूज़ कर रहे हैं तो उस दूसरी तरफ भी माइनस यूज़ करेंगे। ओके, ऐसा नहीं करना है कि एक तरफ प्लस यूज़ कर लिया एक तरफ माइनस यूज़ कर लिया। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका ऑप्शन और आंसर दोनों ही गलत हो जाएगा। ओके, तो हमारा जो एटॉमिक नंबर आया वो 6 आया। देखिए यहाँ दे रखा है 6, सी इज़ द राइट आंसर। ओके, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि 6 आया, अब इसको वेरीफाई कैसे करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने एक एक्सरे के ऊपर प्रॉब्लम देखा था, उसमें एक स्टेटमेंट लिखा था कि अगर एक्सरे का वेवलेंथ इंक्रीज होता है तो एटॉमिक नंबर के साथ क्या होगा। ओके, तो एटॉमिक नंबर घटेगा। और आप यहाँ देख भी सकते हैं वेवलेंथ लैम्डा से 4 लैम्डा हुआ, एटॉमिक नंबर 11 से 6 हो गया। ओके, पैटर्न चेंज नहीं हुआ, वेवलेंथ बढ़ा एटॉमिक नंबर घटा। ओके, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। और हमने प्रॉब्लम नंबर 36 का सॉल्यूशन देख लिया था, अब 37 डिस्कस करते हैं। 37 कह रहा है द रेशियो ऑफ मोस्ट प्रोबेबल स्पीड एंड एवरेज स्पीड ऑफ ए गैस एनक्लोज्ड इन ए वेसल इज। ओके, तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड एंड एवरेज स्पीड का रेशियो फाइंड आउट करना है। तो देख लेते हैं सबसे पहले कि व्हाट आर द मोस्ट प्रोबेबल, मीन और एवरेज स्पीड एंड आरएमएस स्पीड। ओके, तो क्लियरली यहाँ पे मेंशन है, मैंने लिख रखा है पहले से ही, 3 डायमेंशन में भी, 2 डायमेंशन में भी एंड 1 डायमेंशन में भी। ये तीनों जो स्पीड होती हैं उनका क्या क्या वैल्यू होता है, क्या क्या फॉर्मूला होता है। ओके, तो अभी ये जो फॉर्मूला है वो के यानी कि बोल्ट्जमान कांस्टेंट की फॉर्म में दे रखा है, और यहाँ पे जो हम मास यूज़ कर रहे हैं वो मास ऑफ 1 मोल यूज़ कर रहे हैं। ओके, अब अगर हमें इसे गैस कांस्टेंट की फॉर्म में एंड मोलर मास की फॉर्म में लिखना हो तो कैसे कन्वर्ट करेंगे वो भी यहाँ पे लिख रखा है।
m is the mass of one molecule and molar mass m is equals to m multiply Na is the Avogadro number। यहाँ पे गैस कांस्टेंट R, एवोगाड्रो नंबर Na एंड बोल्ट्जमान कांस्टेंट Kv में जो रिलेशनशिप होता है वो भी यहाँ पे लिख रखा है। इनका यूज़ करके आप इन्हें मोलर मास एंड गैस कांस्टेंट की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। एक बार मैं इनको शो कर दे रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने किसी वर्कशीट पे इसे नोट डाउन कर लीजिए। बहुत ही हेल्पफुल फार्मूलाज होंगे ये, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। अभी 3D का पूछा है, क्या पता आगे मेंशन करके स्पेशली 2D में पूछ ले या 1D में पूछ ले। ओके, तो आइए देखते हैं आगे। अब हम यहाँ से जो जो हमें ज़रूरत है वो फार्मूला उठा लेते हैं। हमें मोस्ट प्रोबेबल ज़रूरत है तो हमने यहाँ पे लिख लिया है, एंड मीन और एवरेज स्पीड का ज़रूरत है वो भी लिख लिया है। तो इसका जब कैलकुलेशंस करेंगे तो KVT डिवाइड बाई m दोनों टर्म्स में प्रेजेंट है तो कैंसिल हो जाएगा, और कैंसिल होने के साथ साथ 2 2 4 8 होता है, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट में 4 आ जाएगा डिनोमिनेटर में, और ऊपर पाई चला जाएगा, ये वाला पाई। इसी के साथ जो आंसर आएगा वो हमारा स्क्वायर रूट ऑफ पाई डिवाइड बाई 2, सी ऑप्शन आ जाएगा। आप लोग यहाँ देखिए सी ऑप्शन में प्रेजेंट है, तो सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। ओके, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना था, और बहुत ही इजी क्वेश्चन था अगर हमें मोस्ट प्रोबेबल स्पीड एंड मीन एवरेज स्पीड का फॉर्मूला याद है तब। ओके, तो हम देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 38। ये प्रॉब्लम हमें कह रही है ए रेक्टेंगुलर ग्लास प्लेट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 is used as polarizer. The corresponding polarizing angle will be। polarizing angle पूछा है तो आप सभी को मेमोराइज होगा, और काफ़ी बार मेमोराइज हो जाता है जब आप चीज़ें कई बार पढ़ लेते हैं। तो मुझे भी हो गया था 12th क्लास में, मैंने कई बार पढ़ रखा था। तो 56.3 पोलराइजिंग एंगल फॉर ग्लास हमें मिलता है जब भी हम कैलकुलेट करते हैं, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 ही रहता है तब। ओके, तो पोलराइजिंग एंगल ही ब्रूस्टर एंगल होता है, और ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। ये दूसरा क्वेश्चन था इस पेपर में, इसी सेम कॉन्सेप्ट पे बेस्ड। आप लोग देख सकते हैं कि एक एक कॉन्सेप्ट से 2-2 क्वेश्चन 3-3 क्वेश्चन आ जा रहे हैं, तो बाहर क्यों जाना है। आप लोग जो कॉन्सेप्ट पे आप देख रहे हैं कि ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं उनको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाइए। ओके, और जो कॉन्सेप्ट आपके वीक हैं उन्हें ठीक कीजिए, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है। ओके, तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं 2 मीडियम ले रखे हैं, पहला N1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड दूसरा N2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का है। इसी के साथ साथ एक कंडीशन भी है, N1 इज़ लेस देन टू N2, तो ऊपर वाला जो होगा वो रेयर मीडियम होगा एंड नीचे वाला डेंसर मीडियम होगा। एक रे इंसिडेंट होती है इस मीडियम के इंटरफेस पे, और नॉर्मल से आई एंगल पर इंसिडेंट होगी और रिफ्लेक्टेड हो जाएगी, साथ साथ एक रे रिफ्लेक्टेड होगी और एक रे रिफ्रैक्टेड हो जाएगी एट एन रिफ्लेक्शन एंगल आर, सॉरी एट एन रिफ्रैक्टेड एंगल आर। इन दोनों के बीच जो एंगल होगा ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे 90 डिग्री। ओके, तो यहाँ पे हमने ये सब कंसिडर किया। अब यहाँ पे एट पोलराइजिंग एंगल ये तो परपेंडिकुलर होती हैं, आई एंड आर का सम जो होता है वो 90 डिग्री होता है। इसी के साथ साथ इसी का यूज़ करके स्नेल्स लॉ एंड इस रूल का यूज़ करके ब्रूस्टर ने अपना एक लॉ दे दिया, ब्रूस्टर लॉ, n इज इक्वल टू 10 IP पोलराइजिंग एंगल हमें फाइंड आउट करना है, एंड n दे ही रखा है, तो n निकालने के लिए हम लोग tan इनवर्स ले लेंगे, दोनों साइड से tan इनवर्स ले लेंगे तो ये 1 हो जाएगा और ये tan इनवर्स 1.5 हो जाएगा। और हम ये जानते हैं कि 1.5 का tan जो इनवर्स आएगा वो 60 के आसपास आएगा। ओके, क्यों आएगा? इसके पीछे एक रीज़न है। जब आप लोग tan 60 का वैल्यू लिखते हैं तो वो स्क्वायर रूट 3 आता है, और 3 का स्क्वायर रूट मुझे जहाँ तक याद है वो 1.73 होता है। 1.73 एंड 1.5 ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, आसपास ही हैं। ओके, तो जब आसपास हैं तो 60 डिग्री के लिए तो 1.73 आता था, तो 1.5 के लिए क्या आ जाएगा, 55 या 56 आ जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आप वेरीफाई कर सकते हैं कि आंसर करेक्ट है या नहीं है।
तो ये ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। सी में ये आंसर प्रेजेंट है, तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ओके, प्रॉब्लम नंबर 39 हम लोग देखते हैं, और बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है। आजकल मुझे पता नहीं है, शायद डायोड वॉल्व जो है वो सिलेबस से हटा दिया है 11-12 के, नहीं तो पहले पढ़ाया जाता था, मैंने भी पढ़ा था। और अभी का नहीं पता, क्योंकि मैंने भी मेरे पास जो बुक्स हैं वो ओल्ड बुक्स हैं और काफ़ी अच्छी बुक्स हैं। अब तो उनमें थ्योरी पार्ट भी काफ़ी कम कर दिया है। जो न्यू बुक्स आई हैं, पता नहीं क्या करते हैं ये लोग। When the plate voltage applied to a diode valve is changed from 48 volt to 50 volt, तो यहाँ पे जो डायोड वॉल्व की प्लेट पे वोल्टेज है उसे हम चेंज कर रहे हैं 48 से 50 पे लेके जा रहे हैं। ओके, साथ साथ यहाँ पे क्या हो रहा है कि करंट इंक्रीज हो जा रहा है। 60 मिली एम्पियर था, बाद में 70 मिली एम्पियर हो गया। ओके, तो जब ये दोनों पैरामीटर्स चेंज हो रहे हैं तो फिर हमारे डायनामिक जो रेजिस्टेंस भैया होंगे वो कैसे शांत रह जाएंगे, उनको भी चेंज होना पड़ेगा। ओके, तो ये भी चेंज होंगे। उन्होंने पूछा है कि व्हाट इज़ द डायनामिक रेजिस्टेंस। अब हमको डायनामिक रेजिस्टेंस बताना है कि क्या होगा। डायनामिक रेजिस्टेंस का डायरेक्टली फॉर्मूला होता है। ओके, अगर स्मॉल चेंज हो रहा है वोल्टेज एंड करंट में तो ये डायनामिक रेजिस्टेंस होता है डेल्टा वी डिवाइड बाई डेल्टा आई। डेल्टा वी 2 वोल्ट में चेंज हो रहा है एंड डेल्टा आई 10 मिली एम्पियर में चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 10⁻³ मिली के लिए 10⁻³ यूज़ करेंगे। डायनेमिक रेजिस्टेंस हमें मिल जाएगा 200 ओम। ये हमारा जो आंसर आया है वो ऑप्शन ए में दे रखा था, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। ओके, अब हमारा जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम नंबर 40 है, और इसका सॉल्यूशन एक बार देख लेते हैं। विस्कोसिटी ऑफ ए गैस इज ड्यू टू ट्रांसपोर्ट ऑफ, तो विस्कोसिटी ऑफ ए गैस इज ड्यू टू ट्रांसपोर्ट ऑफ, इसका डायरेक्टली मैं पहले ही आंसर बता देता हूँ, ए मोमेंटम होगा। कुछ यहाँ पे लिख रखा है मैंने, आप उसे एक बार पढ़ लेंगे अच्छे से। ओके, देख लेंगे कि कैसे क्या होता है। 2 ही लाइन लिखी है, ज़्यादा नहीं लिखी है। ये वाली पढ़ लेना, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं और गैस को हीट करते हैं तो इसकी वजह से क्या होगा कि मोमेंटम हमारा बढ़ जाएगा, और मोमेंटम बढ़ने से विस्कोसिटी ऑफ गैस इज ऑल्सो इंक्रीजेज। ओके, तो ये एक छोटा सा सेंटेंस लिखा हुआ है, आप इसे एक बार देखेंगे। और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम प्रॉब्लम नंबर 41 से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए आप इस प्रॉब्लम को देख लीजिए, इसका सॉल्यूशन करके लाइए। हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो सेशन में आपको इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाऊंगा। ओके, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, और मस्त रहिए, ध्यान रखिए। ओके।